बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान, और हम दोनों आते हैं सुबह सवेरे 9 बजे, और भरपूर तरीके से हमारी कोशिश होती है कि जो अहम स्टोरीज़ हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, इंटरनेशनली हो, उसको जी कवर करें और हर पहलू से उसे देखें। तो आज जनाब जिस स्टोरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हम जिस शहर में रहते हैं, शहर कायद, उसकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा हम ये इशूज़ उठा चुके हैं, और वो है जी कराची के तरक्याती मंसूबे। कुछ लोग कहते हैं, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उस हवाले से लोग कहते हैं हमारी हयाती में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ टाइम में मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात हम इसे मानेंगे। लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे भी हैं जो विफाक की तरफ से जारी हैं और उसमें भी ताख़ीर हो रही है। जबकि विफाक की अगर हम बात करें तो PMLN की हुकूमत है, ज़ाहिर है मेनली, और पंजाब में भी PMLN की हुकूमत है, तो वहाँ जो तरक्याती मंसूबे हैं वो टाइम पर फिनिश हो जाते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। बट कराची में आकर ऐसे लगता है सारी चीज़ें जो है ना, सारे मसाइल नए सिरे से जन्म लेते हैं। तो तरक्याती मंसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे येलो लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज ग्रीन लाइन। शहरों में जी रंग भरे मंसूबे हैं, लेकिन ये सिर्फ पेपर्स पे हैं बहुत हद तक, या फिर कहीं पर डिगिंग हो गई है। लेकिन इनमें से एक मंसूबा है ग्रीन लाइन का, जो मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। 30 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है शुरू होना है, और इसके जो अगला फेज़ है वो गुरुमंदिर से म्यूनसिपल पार्क तक कॉरिडोर पर विफाक ने काम शुरू किया। लेकिन 18 सितंबर को मेयर कराची ने इस पर काम बंद करा दिया। ये मौक़िफ़ जी अपनाया गया कि PIDCL यानी इस इदारे के तहत जो है तकरीबन तमाम इशू सुपरविज़न देखी जाती है, फ़ंड्स की एलोकेशन की जाती है, के पास KMC की NOC मौजूद नहीं थी। अब NOC तो मेयर ने देनी है। ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ अलमिया अगर कहा जाए इसको तो गलत ना होगा कि ये जो हमारे महकमाना मिस कोऑर्डिनेशन है ना कराची के अंदर, वो उस दिन भी आप बात कर रही थी कि बड़ी फ्रेगमेंटेड तर्ज हुकूमत है। यहाँ पर PIDCL भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर KMC भी है, DMC भी है, यहाँ पर वाटर बोर्ड है, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। एक इदारा दूसरे पर डाल रहा है, दूसरा तीसरे पर डाल रहा है। मिस कोऑर्डिनेशन है, महकमाना कोऑर्डिनेशन, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो गायब है। और मुझे लगता है कि कराची में जो तरक्याती मंसूबे जब शुरू होते हैं तो उनकी कोई डेडलाइन शायद तयन नहीं की जाती, और डेडलाइन के ऊपर कोई स्क्रूटनाइज नहीं करता। डेप्यूटी मेयर कराची हैं सलमान अब्दुल्ला साहब, वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाए, मंसूबे से मुतालिक तमाम दस्तावेजात सामने लाई जाएँ, तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ, तो सिंध हुकूमत ताउन के लिए तैयार है। अब इस पर विफाक का रद्द-ए-अमल क्या है? विफाक की कहते हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकने से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और 18 सितंबर से अब तक आप देखें तकरीबन 64 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब ये नुकसान जो है, जाहिर है ये जो आपकी तरक्याती काम जो आप लोगों के लिए हो रहे होते हैं, आवाम से मैं बात कर रही हूँ, वो आप ही के पैसों से जी, टैक्स से आपके कटते हैं पैसे, वो यहाँ पर लगने होते हैं। तो ये आवाम का पैसा है जो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। चलें जी ज़रा बात कर लेते हैं। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध ख्वाजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच खलीक साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जी विफाक की तरफ से जी मुकम्मल नहीं किया जा रहा मंसूबा। ये हर्डल्स क्या हैं, कहाँ पे रुकावट है? क्योंकि विफाक के तहत चाहे हम पंजाब में मंसूबों की बात करें, PMLN की गवर्नमेंट है, विफाक में वो मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं, वाई नॉट इन कराची? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी हमें दूर करनी चाहिए कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा कोई तातुल का शिकार है। ग्रीन लाइन मंसूबा इस वक्त कराची में फंक्शनल है, उसकी 22 स्टेशंस फंक्शनल हैं, 80 के करीब बसेस डेली 80,000 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बारिशें होती हैं, पूरी कराची में पानी जमा होता है, ग्रीन लाइन पर एक कतरा पानी जमा नहीं होता। सारी कराची की बस सर्विसेज में लोग मैसूर हो गए थे अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी, लेकिन ग्रीन लाइन चल रहा था जो वफाकी फंडेड प्रोजेक्ट है। अब उसका जो कॉमन कॉरिडोर का एक हिस्सा, सिर्फ उसमें 1.8 किलोमीटर्स 3 स्टेट ऑफ आर्ट हेरिटेज टाइप स्टेशंस के साथ एम ए जिन्ना रोड को हम उस पर बना रहे हैं, और वो उसी NOC पे हमने बनाना शुरू किया था, और उस पर काम भी शुरू हो गया था, डिगिंग हो गई थी, सारी चीज़ें बड़े एहसन तरीके से चल रही थी। मैं भी वहाँ गया था और मैंने वहाँ पे जाके विज़िट भी किया था। कुछ दिनों के बाद मेयर साहब ने वो काम बंद करवाया, जिसको मैं समझता हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये जन्म लिया था
कि NOC नहीं है या इजाज़त तलब नहीं की गई। बाद में वो सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह तय हो चुके हैं और चंद दिन पहले मोहतरम वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया। उन्होंने MQM के वफ़द से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात की और ये मामला अब सेटल हो गया है और इंशाल्लाह चंद दिनों में हम ग्रीन लाइन का जो काम है, जो कॉमन कॉरिडोर बाकी के 3 स्टेशंस, उस पे हम काम स्टार्ट कर देंगे और हम एक बात बताइएगा कि 2026 में कंप्लीट कर जब भी विफाक के थ्रू 2026 कह रहे हैं, जब भी विफाक के थ्रू कोई काम होता है, कोई तरक्याती मंसूबे किसी का आगाज़ होता है सिंध में, कराची की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिंध हुकूमत या फिर बल्दियाती हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, क्योंकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर अगर सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाए तो चीज़ें जो हैं वो स्मूथली हो सकती हैं। जी बिल्कुल, इसमें हमने ज़रूर ऑन बोर्ड लिया था। इसमें हमने जुलाई में बाकायदा एक ख़त लिखकर वफाकी हुकूमत का जो इदारा है जो डायरेक्टली वहाँ काम कर रहा है PIDCL, उन्होंने ख़त लिखा जिसमें KMC, कमिश्नर कराची और म्यूनसिपल कमिश्नर्स और तमाम ये लोग शामिल थे, सबको ख़त लिखा गया जिसमें बताया गया, ड्राइंग के साथ ख़त लिखा गया, ड्राइंग्स भेजी गई कि हम ये इस तरह बनाने जा रहे हैं। और उसके जवाब में फिर हमें एक मेयर ऑफिस से ख़त मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने 4 आइटम्स की बात की थी, जिसमें दोनों तरफ के रोड थे, फुटपाथ थी, ड्रेनेज लाइन की और सेवरेज लाइन के इश्यूज़ थे, जिस पर फिर हमने उन्हें जवाब दिया कि हम ये सब बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि क्रिएट हो चुकी थी, जिससे ये फिर मीडिया पे भी हाइप हुआ और ये चलता रहा कि जी मेयर साहब ने काम क्यों बंद करवाया है। बहरहाल अब उसमें पार्टी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, PMLN की लीडरशिप, MQM की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो बैठे, उन्होंने इस पर बात की, जो टेक्निकल इश्यूज़ थे उन्हें दूर कर दिया गया और अब इंशाल्लाह हम चंद दिनों में इसका काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो खलीक साहब, आप तो हमें बता रहे हैं कि सारे मसले अब तो कोई रहे ही नहीं और इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी मरहला जो मुझे समझ आया वो बातचीत तक ही, गुफ्तु शनीद में ही मामला तय हुआ है। एक ज़ाहिर हाई लेवल मीटिंग्स हुई, उसमें जी कहा गया कि नहीं इस काम को आगे बढ़ाना है। क्या डी नोटिफाई हुआ है, किसी किस्म का नोटिस मिला है, NOC मिल गई हैं? दस्तावेज़ात की भी बात करते अक्सर नज़र आते हैं डिप्टी मेयर कि जी हमारे सामने तमाम तर दस्तावेज़ात इसकी रखी जाएँ। तो ऑन पेपर तो चीज़ें हैं, लेकिन अप्रूवल है कि आप काम शुरू जो करेंगे उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब हैं इस वक्त? जी उसमें मैं ये अर्ज़ करूँ, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा मौक़िफ़ है वफाक का, ग्रीन लाइन एक प्रोजेक्ट है पूरा, सरजानी से लेकर म्यूनसिपल पार्क सदर तक यानी जामा कलात तक। अब इसमें जो NOC इसकी जारी हुई वो 2017 में जारी हुई और 1 टाइम NOC थी, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। उसी NOC पे ये काम हम दोबारा स्टार्ट हमने किया और इतला दे के स्टार्ट किया। अब इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामला तकरीबन तय हो गए हैं और हम चंद दिनों में इसका काम भी स्टार्ट कर देंगे। और जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी, मेयर कराची को उन्होंने कहा भी, बारहा उसका इजहार भी किया, वो उनके जहन में था कि ये तो काम जिस तरह चल रहा है कोई 2035 तक ये मुकम्मल होगा। तो हमने ये इंश्योर किया कि ये रेड लाइन नहीं है, ये इंशाल्लाह हम 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे और 2026 में हम कंप्लीट कर जाएंगे। वैसे ये बयान उनका ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आप की मीटिंग से पहले का ये बयान है या उसके बाद भी उनके यही मौके पे? वैसे आपस में बातचीत तो होती है, कोऑर्डिनेशन तो होती है? ये पहले की बात है। हाँ, ये अच्छा, पहले की बात है। अब देखें, अब हमारे साथ वो कोऑर्डिनेशन में हैं, तमाम इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन में, PIDCL के जो अफसरान हैं वो मेयर ऑफिस से कोऑर्डिनेशन में हैं। हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर किए हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर किए हैं, MQM के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। ये जो आपकी स्क्रीन पे ड्राइंग्स चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो कागजात हैं, ये एक दूसरे के साथ शेयर किए गए हैं और सब इस पे सेटिस्फाई भी हैं और इंशाल्लाह ये काम मैंने अर्ज़ किया कि ये जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ये हम इस तरह रेड लाइन की तरह इसको डिले का शिकार नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करें। इसकी डेडलाइन थी जून 2026। हाँ। अब चूंकि इसमें 1 महीने का डिले आया है तो ये शायद जून से आगे जुलाई या सितंबर 2026 तक चला जाएगा। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह हम 2026 में उसको मुकम्मल करके कराची के अवाम के लिए मोहतरम वज़ीर आज़म का एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक फेज़ तो ज़ाहिर है मुकम्मल हुआ है और लोग, आपने खुद बताया कितने लोग उससे ट्रैवल करते हैं और बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। ग्रीन लाइन की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट हमें नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या मसाइल हैं? आपने भी देखा होगा NOC का मसला, फिर आपसे मुख्तलिफ अप्रूवल्स मांगे गए, मुख्तलिफ इदारे यहाँ पर हैं। कराची में जो तरक्याती प्रोजेक्ट है, आपकी असेसमेंट क्या है? वो क्यों टाइम पर मुकम्मल नहीं हो पाते हैं? क्या हर्डल्स हैं?
जो ओवरकम हो जाएं तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़ी स्पीडी जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं? देखिए, मैं समझता हूं कि कराची के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है वो इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन का मसला है, और जो कि आपस में कोई इतना ख़ास कोऑर्डिनेशन नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे इदारे, मल्टीनेशनल शहर है, बहुत सारे इदारे वहाँ काम करते हैं। प्लानिंग की सबसे बड़ी कमी हमें देखी गई, ख़ास तौर पे जब हम करीमाबाद अंडरपास का जिक्र करें तो प्लानिंग के बड़े फुकदान रहे। पहले से मालूम होना चाहिए था कि इसमें अंडरग्राउंड जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। बाद में जब खुदाई हो जाती है, डिगिंग हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये सारे तमाम प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार होते हैं बल्कि इसके कॉस्ट में भी इंक्रीज़ आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, देखें, मोहतरम वज़ीर आज़म चाह रहे हैं कि अब मैं का वक्त ख़त्म हो गया, अब हम का वक्त है। अब हम सब मिलकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF और दीगर जमातें, ये हम हैं, हम में से कोई मैं नहीं है। जब हम कहेंगे तो फिर पाकिस्तान को अपना समझेंगे और फिर हम रियासत के लिए काम कर सकेंगे। एक शख्स था यहाँ पे, आपने देखा, जो यहाँ पे बरसर इक़्तिदार था, जो सिर्फ मैं करता था तो काम नहीं हुए, तरक्याती काम नहीं हुए, तो कोई एक तरक्की की ईंट पाकिस्तान में नहीं लग सकी। अब जब हमने उस में से हम का सफ़र शुरू किया है तो आप देख रहे हैं कि तरक्की भी हो रही है, प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्कियां आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेंगी। हम सिंध में एक तरफ NHA की जानिब से जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मोटरवेज बनाने जा रहा है, सत्तर को हम हैदराबाद से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है जी कि क्योंकि इसमें डिले हो रहा है तो इसमें करोड़ों रुपए का रोज़ाना की बुनियाद पे 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है काम रुकने से। अब जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो ये कितनी एस्टिमेट इसका हो जाएगा, कितने का प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ था और कितने पे जाके ख़त्म होगा? आपने सितंबर का टाइम दिया है 2026 का कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें देखें अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हुई तो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट वो भी ताउन करेगी। अभी भी हमने 5.5 अरब रुपए इस कॉमन कॉरिडोर की 3 जो नई स्टेशन 1.8 किलोमीटर्स जो हम बना रहे हैं, 5.5 अरब रुपए एकनेक ने मंजूर किए थे। तो ये चूँकि नेक्स्ट बजट से भी आगे जा रहा है मामला, तो नेक्स्ट बजट में अगर कोई पैसों का लैप्स हुआ या इस तरह की कोई चीज़ें हुई या इंक्रीज़ हुआ, थोड़ी बहुत ही इंक्रीज़ होगी, वो इंशाल्लाह हम कर देंगे, लेकिन इंश्योर करेंगे कि ये वक्त पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ताकि कराची के शहरियों को जो है वो बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट और जदीद सफरी सहूलियात जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया खलीक साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात जल्द से जल्द मैसर हों और ये जो मनसूबे जल्द से जल्द अपनी डेडलाइंस को पहुँचें और ख़त्म पजीर हों। कराची में मसला ये है कि शहर बहुत बड़ा है, आबादी ज़्यादा है, तो एक ही मनसूबा काफ़ी नहीं होगा, सारे मंसूबों को मुकम्मल होना होगा उसके बाद ही। अच्छा, अक्सर बेशतर नए प्रोजेक्ट जो है ना वो अनाउंस हो जाते हैं, तो अक्सर बेशतर मैं जाके उसके नीचे कमेंट ज़रूर देखती हूँ। कभी वो कोई इंस्टा पोस्ट होती है, कभी फेसबुक पोस्ट होती है, तो बड़े दिलचस्प कमेंट होते हैं। कभी आपका भी इत्तेफाक हो ना तो वो आप नहीं, मैं शेयर नहीं करता, ये सब मुझे याद नहीं रहा है, बहुत सारे थे। तो आपका इत्तेफाक हो तो ज़रूर उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़िएगा। कमेंट सेक्शन में वैसे हाँ लाज़मी पढ़ा करें। लोग एक कमेंट बता देती हूँ जो मेजॉरिटी का होता है, वो ये होता है जी पहले जो प्रोजेक्ट है उन्हें तो मुकम्मल कर लें फिर नए प्रोजेक्ट अनाउंस करें। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ज़रा कुछ खेल के मैदान से खबरें शामिल कर लेते हैं। कल एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई और मेरी दिली मुराद पूरी हो गई। जनाब शाहीन अफरीदी को हमने देखा है कि क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को वनडे का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। मैं वैसे ही चाहता था, T20 का चाहता था, लेकिन चले वनडे हो गया। शाहीन डिज़र्विंग है, मुझे लगता है कि शाहीन को कप्तानी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, इससे कबल रवां साल के ऑयल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं शाहीन, और अब वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों में कौमी वनडे की टीम की क़यादत करेंगे। अच्छा, मुझे बस ये हो कि ऐसा ना हो कि कप्तानी के फौरी बाद ही हटा दिया जाए, हमारा कल्चर है। शाहीन के साथ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था भाई कि फ़ौरन से ही उन्हें हटा दिया गया था और फिर बाबर आ गए थे। लेकिन सवाल ये है, हम तो T20 की बात कर रहे थे कि T20 में जी कैप्टन चेंज होना चाहिए। सलमान अली आगा अभी तक T20 के कैप्टन हैं
और वनडे के कैप्टन शाहीन आफरीदी हो गए। क्या ये स्विच हो सकते थे? ये एक मेरा सवाल है जो मेरे जहन में आया था, मैं पूछूंगी। अच्छा, ये जो सीरीज़ जिसका जिक्र अभी साइन कर रहे थे, ये 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी और शाहीन शाह आफरीदी अब तक 66 एक रोज़ा 92 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने मजमूई तौर पर 249 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा 32 टेस्ट मैचेस में 120 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो भाई इससे पहले भी मैं जो बात कर रही थी कि इससे पहले जब आफरीदी को, शाहीन आफरीदी को हटाया गया था कैप्टनसी से, तो बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं, साबका प्लेयर्स भी जो हैं, उन्होंने इस पर अपनी आवाज़ उठाई थी और मोहम्मद आमिर ने लेकिन इस बार मोहम्मद रिजवान के लिए आवाज़ उठाई। वो ये कह रहे हैं जी रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना ज़्यादती है, ज़्यादती है। अच्छा जी, कहते हैं जी रिजवान स्मार्ट कैप्टन थे, फैसले में जल्दबाजी की गई, कप्तान रोज़ रोज़ तब्दील नहीं किए जाते। सुनवाते हैं आपको। शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बनाया गया, मुझे लगता है कि ये ज्यादती है रिजवान के साथ। ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा सीरीज जीता, फिर साउथ अफ्रीका में वो सीरीज जीता। रिजवान की कोई परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, रिजवान ठीक चल रहा था, स्मार्ट कैप्टन है, उसको सेंस है कप्तानी की। आगा को आपने बनाया T20 का कप्तान, अब सारे पीछे लगे हुए, उसको हटा दें। ईशान भी बेचारा सीरीज बाय सीरीज चल रहा है। हम अपनी क्रिकेट में ठहराव जो है ना खुद ही नहीं लाना चाह रहे, ये जल्दी का फैसला है। ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। आपकी टीमें ऐसी नहीं बनती, हर 4 महीने के बाद कप्तान आप चेंज कर देते हैं, कैप्टन रोज रोज नहीं बनते। अच्छा, ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल है कि हर 4, 5, 6 महीने बाद एक आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करके हम अपनी टीम का कप्तान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर की बात मुझे थोड़ी समझ में आती है। अच्छा, आमिर का कहना ये है कि रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में रहकर जी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। तो ज़रा बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद आशी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था कि T20 में हमारा कैप्टन चेंज होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वनडे का कैप्टन चेंज कर दिया गया। सो ये फैसला कैसा है शाहिद साहब? फैसला तो देखिए अब साबित होगा जब शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी करेंगे, लेकिन एक तो इसकी टाइमिंग सही नहीं है। जनूबी अफ्रीका जब आई थी उस वक्त ऐलान होना चाहिए था कि हमारा टेस्ट का कप्तान ये होगा, हमारा वनडे का कप्तान ये होगा। शान को तो खैर पहले से बना दिया था, लेकिन मिडिल ऑफ अ टेस्ट मैच रिजवान को अभी एक दफ़ा और बैटिंग करनी है। उसके दिल पे क्या गुजरेगी, ऑल्दो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। उसने आगाज़ बहुत अच्छा किया था, जिस तरह मोहम्मद आमिर की अभी आपने कमेंट सुनवाई कि ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद पाकिस्तान सीरीज़ हराने में कामयाब हुआ ऑस्ट्रेलिया में। फिर 3-0 साउथ अफ्रीका को, कभी ज़िंदगी में उनके करियर में कभी साउथ अफ्रीका को किसी ने 3-0 नहीं हराया था होम पर वनडे सीरीज़ में। लेकिन फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एकदम से गिरना शुरू हुई। हम ट्राई सीरीज़ का फाइनल हार गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गए, हम 3-0 हार गए न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज़। फिर हम वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से 2-1 सीरीज़ हार गए, जो 34 साल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी पहले वनडे सीरीज़ की शिकस्त थी। तो रिजल्ट खराब आना शुरू हो गए थे। तो इस सीरीज से पहले इस सीरीज से पहले अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए था। मिडिल ऑफ द टेस्ट मैच दुरुस्त नहीं है, और फिर ये नहीं बताया गया कि टेन्योर कितना होगा शाहीन शाह अफरीदी का। क्या सिर्फ एक सीरीज के लिए बनाया? अगर आपने 2027 के वर्ल्ड कप की तरफ प्रोग्रेस करनी है, अपनी टीम बनानी है, अपने कप्तान को सेटल करना है, तो एक कप्तान को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप। शाहिद साहब, एक चीज बताएं, आपने टेन्योर की बात की, क्या कभी ये बताया जाता है किसी भी कैप्टन को बनाते वक्त ये बात मेंशन की जाती है? मैंने तो ये रिवायत नहीं देखी है। दूसरे अभी होना है 1-2 साल से, अभी 1-2 साल से ये हुआ है। हाँ। अभी 1-2 साल से ही हुआ है, वरना पहले टेन्योर बताया जाता था। 2-3 साल हो गए कि हम टेन्योर नहीं बताते। टेन्योर बताना जरूरी होता है ताकि कप्तान को भी एतमाद हो जाए, और वो जो टीम में कप्तानी के दूसरे उम्मीदवार होते हैं उनको भी सुकून और सब्र आए। वो जरा हाथ हौला रखे बैठ जाएं जरा आराम से। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी 2026 में वर्ल्ड कप होना है, वो भी T20, तो शाहिद साहब T20 पे फोकस होना चाहिए, वनडे का कैप्टन चेंज। मुझे ज़रा ये समझ नहीं आ रही, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस से तो कोई भी खुश नहीं था। अभी जो हमारा एक पूरी लीग हुई है, मुझे एशिया कप जो हुआ है, 2 जगह कंसिस्टेंसी दिखाई है पीसीबी ने, और अच्छा फैसला है कि शान को कप्तान बरकरार रखा। सलमान आगा को बरकरार रखने की बातें चल रही हैं, और यही चल रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप तक जाएंगे। हेड कोच उनसे खुश है माइक हैसन। आप अगर नतीजे देखें तो आप ये कहेंगे कि जी ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने जीती, अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ। एशिया कप का पाकिस्तान ने फाइनल खेला, ऑल्दो के पाकिस्तान तीनों मैच इंडिया से हार गया। सलमान आगा की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह कंसिस्टेंसी दिखा दी, एक जगह अभी कंसिस्टेंसी बाकी है। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना रहे हैं तो उसको एतमाद दें और उसको सिलेक्शन में पार्ट बनाएं, उसको एक लंबा टेन्योर दें,
ताकि वो वो तो टीम ठीक बना है, सके। मगर उसको एक T20 का T20 कैप्टन क्यों नहीं चेंज हुआ? मैं ये पूछ रही हूँ, वहाँ क्यों नहीं शाहीन शाह अफरीदी को हमने वहां पे स्विच वही बता रहा हूँ ना मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने वहाँ कंसिस्टेंसी दिखाई। वो कहते हैं हमें सलमान आगा पे एतमाद है, और ये भी एक रीजन है कि हमारे पास अब 3-4 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप में। नए कप्तान के साथ ज्यादती हो जाएगी कि वो 2.5-3 महीने में एक नई टीम बनाए या टीम को बेहतर करे, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होगा। जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले किया था 2024 के, कि हमने एकदम से बाबर ने छोड़ी थी कप्तानी, हम दोबारा बाबर आजम को ले आए, शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया। तो हम इस तरह के फैसले कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन जो भी फैसला करें उसको सही साबित करने के लिए थोड़ा टाइम दें। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर कॉल है, आई डोंट टेक अ राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। या शाहिद भाई, एक बात बताइएगा कि वैसे क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो वो एक अच्छा कैप्टन भी हो सकता है? क्योंकि कैप्टन देन कैप्टनसी कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपके मैनेजमेंट स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लीडरशिप स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंटीग्रल होते हैं आपकी कैप्टनसी के अंदर। तो ये नहीं हो सकता कि जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसको अपने खेल पे फोकस करने दें, उसको अपना खेल बेहतर से बेहतरीन बनाने दें, और जिन खिलाड़ियों की लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं उनको आप बेशक कैप्टनसी में इस्तेमाल करें? हाँ, वो जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर हो वो अच्छा कप्तान भी साबित हो। हमने देखा बाबर आजम ने अच्छे खासे अर्से तक पाकिस्तान की कप्तानी की, लेकिन वो जो कप्तानी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एग्रेशन होती है, गेम अवेयरनेस होती है, एक सॉलिडिटी होती है कप्तान में, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो बाबर आजम में नहीं थी। पाकिस्तान बड़े बड़े क्लोज मैच आकर हार जाता था, अच्छी खासी टीम को फंसाकर वहाँ से मैच हार जाता था। तो बाबर आजम बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो इतने अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। तो ज़रूरी नहीं होता। अब जैसे सलमान आगा हैं, टीम ने थोड़ा अच्छा फिर भी कर दिया एशिया कप का, अगर आप फाइनल समझ कर खेले तो फाइनल खेला, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऑस्ट्रेलियन फार्मूला ये होता है कि पहले वो 11 अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं इनमें सबसे अच्छा कौन है, जिसमें कप्तानी की स्किल क्या है, उसको फिर कप्तान बनाते हैं। अच्छा शाहिद साहब, जब भी हम देखते हैं कैप्टनसी चेंज होती है, नए कैप्टन आते हैं, तो कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जी, बड़ी लॉबी, इनकी लॉबी अलग है, इनकी एक अलग ग्रुप अलग है। इस टाइम एज वी स्पीक नाउ, वनडे और टेस्ट को तो चले अभी साइड पे रख देते हैं, वनडे और T20, इनके कैप्टन्स का ये इशू तो नहीं है? कैप्टन के चेंज हो जाने से ग्रुप बंदी का सिलसिला तो नहीं शुरू हो जाएगा टीम में? देखिए, इस टीम में इतने बड़े प्लेयर नहीं है। एक ज़माना होता था कि पाकिस्तान की टीम में जो 11 प्लेयर खेल रहे होते उसमें 4-5 कप्तान होते थे। एक कप्तान जो इनकम्बेंट होता था, जो मौजूदा कप्तान होता था, बाकी 4 जो फॉर्मर कैप्टन होते थे। उस वक्त तो ऐसा लगता था, लेकिन इस टीम में इतना नहीं लगता। अब ये शाहीन शाह अफरीदी की जिम्मेदारी है कि आगे अगर T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 के भी कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो बनते हैं तो उनको अपने सिलेक्शन में अमल दखल रखना चाहिए। ये बातें भी हो रही हैं कि रिजवान को वनडे की टीम से टोटली निकाल दिया जाएगा, जो कि गलत होगा। आप पिछले 20 वनडे इंटरनेशनल निकाल के देखें तो नंबर 2 हैं वो पाकिस्तान के बैटर्स में, कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और फिर दूसरे, हमने अभी पिछले 3-4 साल में कोई भी रिजवान का मुतबादिल विकेट कीपर नहीं बनाया वाइट बॉल में। रेड बॉल में तो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन वाइट बॉल में हमने नहीं बनाया। वाइट बॉल में हम हारिस को चांस दे रहे हैं और किसी को हमने थोड़े थोड़े मैच खिलाकर बाहर कर देते हैं। तो शाहीन को फिर अपना अमल दखल भी रखना चाहिए, सिलेक्शन में पूरा उनको एतमाद होना चाहिए, सिलेक्शन में उनका पूरा भरपूर इनपुट होना चाहिए, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनका रिजवान वो समझते हैं उनका बेस्ट प्लेयर है ओडीआई क्रिकेट का, तो उसको टीम में भी शामिल कराना चाहिए, ताकि ये तासुर भी खत्म हो जाए कि लॉबिंग हो। अच्छा, और शाहिद साहब जरा पिंडी टेस्ट पर आ जाते हैं। दूसरा दिन है और जाहिर है अब पाकिस्तान ने जी 2-3 आई थिंक 350 तो बनाने थे, 259 उन्होंने बनाए। तो कोशिश लग रहा है ये है कि जी 300 या 350 तक हो जाए। आप क्या समझते हैं कितना? मुझे तो लग रहा था 300 से ऊपर होना चाहिए था पहले दिन, बट नहीं हो सका, 5 विकेटों का नुकसान है। अब पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ, 259 रन बनाए। इस वक्त क्रीज पर शकील 42 और आगा सलमान जी 10 रन पर मौजूद हैं। अभी क्या आपको नज़र आ रहा है आज की पोजीशन क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को कम से कम 120 से 130 रन और बनाने इस विकेट पर, ताकि पहली इनिंग्स में अब टेस्ट मैचेस डिसाइड होते हैं। पिछला टेस्ट मैच भी हमने देखा, पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 378 बनाए, 109 रन की बढ़तरी ली, इसलिए कि पाकिस्तान मशहूर है सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स करेगा, और वो काफ़ी अरसे से करता आ रहा है। वो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान को 350 प्लस तो बनाना पड़ेगा। सऊद शकील से बहुत उम्मीद है। सलमान आगा ने पिछले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 93 किया था। सऊद शकील यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बना चुके हैं, और जाहिर है इसलिए 300 नहीं हुआ कल के
जुनूबी अफ्रीका की टीम भी खेलने आई है और अपनी गलतियों से सीख रही है। उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा तेज़ी से रन नहीं बनाने दिए। वो अगर 5 कैच नहीं छोड़ते तो शायद ये सूरत हाल और भी मुख्तलिफ होती। आज जुनूबी अफ्रीका की टीम खेल रही है। ठीक, शायद भी आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज़रा ज्वाइन किया है तौसीफ भाई ने भी, साबिक क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। तौसीफ भाई, पहले तो ज़रा इनिशियली आपके मैं कमेंट्स से आना चाहूँगा, कैसे एनालाइज करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को ODI की कैप्टनसी दे दी गई है। हम चाह रहे थे कि T20 कैप्टनसी मिले, वो उनको ODI की मिल गई है, तो इस तमाम पूरे फैसले को कैसे एनालाइज करते हैं आप? ये जरा जानेंगे हम तौसीफ भाई से भी, लेकिन वैसे T20 के लिए मैं भी चाहता था कि T20 के लिए देखिए T20 की बात इसलिए हो रही है कि जो हमारा जो लास्ट जो हमने इवेंट खेला है वो T20 था और उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे सलमान अली आगा के जिस पर लोगों ने सवाल उठाए थे। लास्ट जो ओवर थे वो जो करवाए गए, जो डिसीजन लिया गया, वो सारे डिसीजन बहुत कहते हैं ना उस पर क्वेश्चन मार्क थे। तो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। साइम आपका सवाल लेकर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। तौसीफ साहब ये बताइएगा, साइम पूछना चाह रहे थे कि भाई हम तो समझ रहे थे जी कैप्टन चेंज होगा तो ये T20 में होगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा बड़ा इवेंट भी T20 वर्ल्ड कप भी है। यहाँ पर वनडे का कैप्टन चेंज कर दिया गया, रिजवान को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी। गो के शाहीन बहुत अच्छी चॉइस है, बट आपको लगता है कि ठीक जगह पे अप्लाई हुई है चॉइस? म्यूजिकल चेयर है ये एक्चुअल। देखिए आप शाहीन को जब हटाया था उस वक्त भी शोर मचा था, फिर बाबर के साथ भी ये हुआ, और सबसे बड़ा अंत हुआ जब सरफराज के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई। और उसमें डेफिनेटली जो साहब को हटाया गया है उनका बहुत बड़ा हाथ था, और सबने मिलके सरफराज को हटाया। अच्छा भला सिलसिला चल रहा था। अजाब तो हमारे पास जब भी आया, जब से सरफराज को हटाया उस वक्त गेम जो है बहुत ख़राब होना शुरू हो गया, और अब तक वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। इससे फ़ायदा कोई नहीं होता इससे, बल्कि अब रिजवान किस तरह खेलेंगे मुझे आप बताइए। उनको तो हुआ है ना, क्योंकि कोई सेंसिबल लोग तो इसमें हैं नहीं वो कि सोचें यार ठीक है हो गया मैं खेलता हूँ, मैं परफॉर्मेंस देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ ये नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से, और मुश्किलात हैं जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि बुरी तरह जो है हमारी टीम पे को नुकसान हो रहा है। तो जहाँ तक आपने 20 का कहा, यस वो इनके मामले में हटा दिया गया, उसको अभी रखा गया, उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं गई। मैं सलमान अली आगा की बात कर रहा हूँ, लेकिन बस जो लोग चाहते हैं कि रखा जाए तो फिर ठीक है, टाइम दें। किसी के मामले में टाइम देते हैं, किसी के मामले में कहते हैं नहीं जी नहीं। तो आकिब जावेद इज द मेन पर्सन, और वो इस सब चीज़ को मेरे हिसाब से तो देख रहे हैं सारा। और शायद मुझे जो न्यूज़ आई है कि रिजवान ने कोई शायद उनसे भाई शाहिद साहब तो हमें ये भी खबरें दे रहे हैं कि हो सकता है कि वनडे से ही उनको ड्रॉप कर दिया जाए रिजवान को। ये तो कैसा डिसीजन होगा? ये तो ठीक डिसीजन नहीं होगा तौसीफ साहब। देखिए ना, ये चीज़ें किसको नुकसान कर रही हैं? ये पाकिस्तान टीम को नुकसान कर रही हैं। अब इसमें भी रिजवान के 2-3 आदमी ज़रूर होंगे, डेफिनेटली होंगे। उनको कौन संभालेगा ये भी देखना है। उस वक्त भी यही हुआ था जब सरफराज थे तो 2-3 जो 4 बंदे अलग हो गए थे। जो सच बात है उसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो हम किसी का फेवर नहीं करना चाहते कि ये अच्छा है वो बुरा है। ठीक है, जिसका जोर पड़ रहा है वो चला आ रहा है। लेकिन शाहीन के साथ ज्यादती तो हुई थी ना उस वक्त। शाहीन को हटाया गया था, वो कोई भी वजूहात हो, लेकिन हटाया गया था उन्हें। अब ये सलमान अली आगा के फेवर में जो लोग भी है उनकी परफॉर्मेंस ये इस हद तक तो ठीक लग रही है कि हाँ जी लंबा होना चाहिए और काफी देर तक उन्हें, तो सबके लिए ये चीजें होनी चाहिए ना, एक आदमी के लिए थोड़ी हो। आप देखें यहाँ तो आप बीच सीरीज से जो है वो कैप्टनसी चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं टाइम देना चाहिए। हाँ यही कह रहा हूँ ना कि ये तो किसी के लिए टाइम देना चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं। अब देखें ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शाहिद भाई ने कहा कि ये अभी टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरी इनिंग बाकी है, तो फिर आप एक किसी को हटाते हैं या तो उससे बात करके यार आप को हम मूव कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस है नहीं ना किसी को। उसने कह दिया जी हटा दिया, मेरे को पता भी नहीं कि यही बात है तौसीफ भाई। अगर हम दूसरी तरफ भी देखें
धोनी, उसके बाद फिर विराट, उसके बाद फिर रोहित शर्मा एक तरतीब से आए और अपना अपना टाइम स्पैन पूरा करके फिर यहाँ पर सरफराज को भी अच्छा खासा टाइम मिला, बाबर को टाइम मिला, रिजवान को टाइम नहीं मिला। अच्छा, अब फिर मोहम्मद आमिर की ये बात ठीक है कि कंसिस्टेंसी नहीं है और इसका जो एंड पे जो नतीजा है, जो सारा नुकसान है वो टीम को हो रहा है। जिनकी बात आप कह रहे हैं कि उनकी बात ठीक है, पर ठीक ही है मेरा ख्याल। बात यह है कि ये प्रॉब्लम, ग्रुप बंदी, ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं, इसको हम भी फेस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हुआ है और हमने देखा ये चीज़ें, बट इसमें नुकसान पाकिस्तान का है ना, और किसी का नहीं है। अब प्लेयरों के हाथ में चला गया, एक आदमी होता था उसकी तो उसके अलावा बात ही कोई नहीं कर सकता था। तो हमारे यहाँ सीनियरिटी का तो फुकदान वैसे ही मौजूद है ना, कोई भी नहीं है। अब इसको कौन संभालता? जाहिर है बरसर इख्तिदार जो क्रिकेट बोर्ड है वो संभालता इन चीज़ों ने लोगों को, और हटाने के उसमें उससे पहले या फिर पहले अनाउंस कर देते, इससे काफ़ी पहले अनाउंस कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। अब ये हुआ है, किसका जोर चल रहा है किसका नहीं चल रहा, लेकिन नुकसान इसमें डेफिनेटली नुकसान होगा। ये तो आप भूल जाएं, इसलिए कि वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, छोटे छोटे, बोल नहीं रहे हैं, ये हैं बड़े चलते हुए लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं, कुछ खामोश रह के जो है, आपने देखा होगा ना, किसी ने कहा इसको कप्तानी की हटाने की बात भी नहीं करना और ये नहीं करना, इतना ही जबान निकल पड़ी है इन सब की कि इस तरह की बातें ये करें। वो भाई क्रिकेट खेलो, अपनी परफॉर्मेंस करो और सोचो कि हमने क्या करना है, हम अब टीम में किस तरह हमने, हाँ अगर इसी तरह टीम में रहना है आपने कि लोगों के आगे पीछे होकर टीम में रहना है तो फिर ठीक है आपका, फिर तो परफॉर्मेंस फिर यही होगी। एक और बात बता दें तौसीफ साहब, शाहीन आफरीदी रवा साल हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के कैप्टनसी कर चुके हैं, अब वनडे में आप समझते हैं कि वो कामयाब तरीन कैप्टन साबित हो सकते हैं? अभी अनाउंस तो नहीं हुए ना, 20 के भी अभी अनाउंस नहीं हुए, वनडे की बात है, इसकी अच्छी परफॉर्म, हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, अभी 20 का भी है ना, अभी कोई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, हो सकता है वहाँ शाहीन को ही ले आए, वनडे में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। और लेकिन आपने इतना मतलब हबड़ दबड़ मचा दी है कि कभी उसको ले आते हैं, कभी टेस्ट में रखते हैं खाली, कभी वनडे में ले आते हैं, मतलब ऐसा मिक्सअप कर दिया है कि ये यहाँ खेल सकता है वहाँ नहीं खेल सकता। तो भाई ये आपका फैसला करना है कि आप बिगाड़ करना चाहते हैं। अभी 4 विकेट उसने जो है रिवर्स स्विंग पे ले ली तो बस फिर सबको मुसीबत आ गई, लो भैया ये तो हमारे पास वसीम अकरम आ गए, बहुत आ गए, अपनी जगह वो अच्छा बॉलर है, बट इसमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ी। बिल्कुल शाहिद भाई, बस आपसे एंडिंग नोट्स चाहूँगा, पिंडी टेस्ट की तरह थोड़ी बात कर लेते हैं। आसिफ आफरीदी की जो टीम में शमूलियत है उसको कैसे देख रहे हैं, फिर ज़रा बाबर के ऊपर भी आपका कमेंट चाहूँगा, सिर्फ 16 रन बना सके, ज़रा एक दफ़ा इसको कंक्लूड कर दें पिंडी टेस्ट को। बस आसिफ आफरीदी को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके परफॉर्मेंस से उसका रिवॉर्ड मिल गया। ए से शुरू होने वाले नाम जो होते हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो बहुत कम टेस्ट मैच खेलते हैं, 1-2 उससे ज़्यादा नहीं। एज भी उनकी काफ़ी बेचारे की रॉन्ग साइड पे है, उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन बड़ा टफ पीरियड उन्होंने गुजारा है पिछले 3-4 साल में। उनको 2 साल की पाबंदी भी हुई जो 1 साल में ख़त्म हो गई, उनकी बच्ची की भी तबीयत ख़राब हुई, वाइट बॉल की टीम में स्क्वाड में आए लेकिन खेल नहीं सके, तो मजबूरी में उनको चलो एक टेस्ट मैच मिल गया। अच्छा है कि वो टेस्ट क्रिकेटर कहलाकर अपना करियर ख़त्म करेंगे। और जहाँ तक बाबर आजम का सवाल है, बाबर आजम मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं। 29 टेस्ट इनिंग्स हो गई, 29 वनडे इनिंग्स हो गई जिसमें उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। बाबर आजम जैसे प्लेयर, ऐसा बाबर आजम हम नहीं जानते, हम बाबर आजम वो जानते हैं शायद अगर बाबर ना होता तो किसी और को इतना मार्जिन मिलता नहीं मिलता। जाहिर है वो एक प्लेयर है, उसने अपने आप को मनवाया भी है, लेकिन पिछले 2 साल उसके बड़े ख़राब गुजरे हैं। 26 दिसंबर 2022 के बाद से उसने कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई, अगस्त 2023 के बाद से उसने वनडे सेंचुरी नहीं बनाई। उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी साइकेट्रिस्ट की मदद हासिल करके किसी पुराने क्रिकेटर की, इंजमामुल हक, ग्रेट इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, उनसे बात करवाएं बाबर आजम की। यकीनन उन्होंने की भी होगी ताकि वो उनका मसला हल करें। ये मेंटल प्रॉब्लम है या टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। भाई मसले तो हैं क्रिकेट में हमारे, अब देखते हैं जी कप्तानी चेंज हुई है तो क्या होता है। मैं तो T20 अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, लेट्स सी
सलमान अली आगा की क़यादत में एक बार फिर से हम एक इवेंट खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से रहते हैं बता। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे जी केपी के नए जो वज़ीर आला हैं यानी कि सुहेल आफरीदी साहब की, और उनका बयान आया। पहले तो जो उन्होंने तकरीर की थी तो वो तकरीर आपके सामने जो उन्होंने अपने इलेक्ट होने के बाद की थी। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने कही वो ये थी कि अफ़गानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला क्या करेगा उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि विफाक से उन्होंने गिले शिकवे भी किए और उन्होंने कहा जी कि जो पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई हैं वो नाकिस है, नहीं वो एक्सपायर्ड है, वो एक्सपायर्ड है। और फिर एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो पाक अफगान मुज़ाकरात जी जो दोहा में हुए उस पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और जो अफगान महाजरीन हैं उन्हें वापस भेज रहे हैं तो रातों रात अफगान महाजरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। विफाक को कहा है वक्त दिया जाए, और इस मसले को वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनसे जब मुलाकात होगी तो ये मसला भी डिस्कस होगा, बानी पीटीआई से मुलाकात का मसला भी डिस्कस होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मियाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी पुलिस को दी, नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वफाक को वापस करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। अब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फ़ैसला काबिल अफसोस है। तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा आपको सुनवाते हैं। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। दहशत गर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। इन तमाम चीजों से लेने से इनका ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। तो तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इससे पहले केपी के वज़ीर आला क्या कह रहे हैं इस पर बहुत ही रेलेवेंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं जो इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच इख्तियार साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर मुहाजिरीन के इशू पे तो बात करेंगे और जो उन्होंने दीगर बातें की, लेकिन एक जो विफाक से गिला किया है, उन्होंने कहा जी विफाक से मिली गाड़ियाँ नाकारा हैं और वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मियाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी पुलिस को दी जो कि केपी पुलिस की तज़हीक के बराबर है। तो इस पर क्या कहें, वैसे ज़ायदुल मियाद गाड़ियाँ उससे क्या मुराद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं ना कि ये तलाल चौधरी साहब का जो तबसरा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक सोराब साइकिल नहीं चलाई थी, उसको बोइंग 777 पे आपने बिठा दिया चलाने के लिए, तो जहाज का भी अल्लाह ही हाफिज और सवारियों का भी अल्लाह ही हाफिज। उस बंदे को ये नहीं पता कि जब मुज़ाकरात के बारे में आपको एतमाद में लेने के लिए बुलाया गया, तमाम 4 वज़राए आला और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के वज़ीर आज़म को बुलाया गया, तो आपने कहा कि मेरा मसला इश्क इमरान है, मेरा मसला इश्क पाकिस्तान नहीं है। आप उस मीटिंग में आए नहीं, तो आपको कहाँ पे हम जाके, अब आप बताइए कहाँ पे, किसा खानी बाजार में जाके बैठ के आपके साथ बात करें या किसी कबाब की कढ़ाई पे बैठ के आपके साथ बात की जाए? इस तरह नहीं होता, जिम्मेदारी का एहसास करना होता है। अब दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं ये कभी जायदुल मियाद नहीं होती है, और इसके जायदुल मियाद होने का अपना एक पैरामीटर है, इसका अपना एक SOP है, इसका अपना एक ISO है, जो शायद सुहेल आफरीदी साहब को पता नहीं है। वो जिनको ये नहीं पता कि एक वजारत में कितनी डिविजन्स होती है, एक वजारत में कितने डायरेक्टरेट्स होते हैं, तो वो उसको चीफ मिनिस्टर होने का उसको समझ ही नहीं है कि आपने उसको किस काम पे लगा दिया है। जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसके जो उसमें 2-3 चीज़ें काउंट होती हैं, उसके टायर, उसका इंजन और उसकी जो मटेरियल होती है जिससे उसमें वो जिसकी वजह से वो बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ होता है, उसकी जो प्रूफिंग होती है, ये उसका खासा होता है, ये उसकी क्वालिटी होती है। अब मौसूफ को ये नहीं पता कि ये पुरानी है या नहीं है, इसमें नई पुरानी नहीं होती, इसकी वैलिडिटी होती है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है। आप खड़ी करके उस पर फायर कर दे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ठीक है या खराब है, लेकिन ये बातें अब उनको कौन समझाएगा? वैसे इख्तियार अली साहब, जो गाड़ियाँ दी हैं
विफाक की जानिब से दी गई हैं केपी को, ये कौन सा मेक मॉडल क्या है वैसे इन गाड़ियों का, और ये कब तक वैसे ये हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सपायरी का तो खैर अब एक आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई बात, लेकिन मेक मॉडल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन गाड़ियों के? देखिए, इसके जो मॉडल है, मैं एग्जैक्ट तो मेरे पास मॉडल इस वक्त नहीं है, लेकिन जो मैंने तस्वीर में शक्ल देखी थी तो इतनी कोई पुरानी भी नहीं है। अच्छा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो वफाकी वुज़रा भी होते हैं, वफाकी वुज़रा, आई बीन ट्रैवलिंग, हम खार गए थे, बाजौड़ गए थे, मोमन गए थे, तो जो गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती है ना, वो कोई ऐसी लश फश पोजीशन में नहीं होती हैं कि आपने कोई V8 या कोई मर्सिडीज गाड़ी शोरूम से निकाली है और वो चमकती चमकीली होती है। उसकी ये चीज़ें काउंट नहीं करती। उसका जो खासा है, जो उसकी खासियत है, वो उसकी प्रूफिंग होती है। तो उसमें मैंने ट्रैवल किया है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं काउंट करते। जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है उसको जांचा जाता है। अच्छा। अब ये बातें इनको कौन बताएगा, ये इनको समझ नहीं आती। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने कहा जी पुलिस पे, केपी पुलिस की तज़हीक है इस तरह की गाड़ियां, तो ये गाड़ियां उनके इस्तेमाल के लिए थी, अफसरान के इस्तेमाल के लिए थी, किसके लिए थी? और क्या ये पुलिस की असेसमेंट रिपोर्ट है जिसका इजहार कर रहे थे केपी के वजीर आला? देखिए, उनकी किस किस गैर मुतालिका बात का जवाब दिया जाए, मुझे तो उनकी हर बात गैर मुतालिका लग रही है, इर्रेलेवेंट लग रही है, बिकॉज वो खुद एक इर्रेलेवेंट इंसान है और बड़े रेलेवेंट सीट पर बैठ चुके हैं। ये बदकिस्मती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा इस पे सवाल बनता है, जो उनकी ये बेसरोपा शिकायतें और बातें हैं, उनसे बंदा ये पूछे कि 600 अरब रुपया, तकरीबन 600 कुछ कम 600 अरब रुपया आपको काउंटर टेररिज्म के लिए दिया गया था। आपके पास इतना हिसाब नहीं है कि आप ये बताएं कि हमने उसका क्या खरीदा है। वो सारे पैसे ये लोग खा खू गए हैं जलसों पे, रैलियों पे, और आपस में वो तो कह रहे हैं हमें फंड्स ही नहीं मिल रहा है, बर वक्त नहीं मिल रहा है, हमारा सुबह दहशतगर्दी से मुतासिर है। मैं आपकी टीवी के चैलेंज पर ये स्क्रीन पर ये चैलेंज देता हूँ, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़ियादत को भी मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई मेरे साथ आपके चैनल पर आकर बैठ के मुज़ाकरा कर ले। अगर इनको 600 अरब रुपए काउंटर टेररिज्म के लिए नहीं मिले तो फिर जो आप बोलेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, जुर्म मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इनको पैसे मिले हैं और इन्होंने पुलिस के लिए ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदे, ना इन्होंने स्नाइपर गने खरीदी, ना इन्होंने जदीद नाइट विजन वेपन्स खरीदने, ना इन्होंने गाड़ियां खरीदी, ना उनको बंदूकें लेके दी, ना वर्दी, ना जूते, और ये पैसे ये लोग खा खू गए। अगर ऐसे मैंने साबित नहीं किया तो, अगर साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे? दे देंगे ये वजीर आला साहब इस्तीफा। तो अब क्या कोई कमेटी बनाएंगे? अब ये वापस तो कर दिया इन्होंने, तो डिसीजन ये ले रहे हैं, तो अब क्या दोबारा से नई गाड़ियां दी जाएंगी? क्या होगा? क्या कमेटी बना के इस मसले को हल किया जाएगा? ज़ाहिर है सिक्योरिटी तो चाहिए उन्हें। देखिए, पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए ही तो हमने उनको सामान दिया है, सिक्योरिटी के लिए ही तो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से फरमाइशें कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर जंग लड़नी होती है ना, एक बात की मैं आपको अपने मसाइल हल करने होते हैं, गैर जरूरी फरमाइशें नहीं की जाती। ये गैर जरूरी फरमाइशें ये लीडर की भी आदतें थी। वो भी कहता होता था कि मुझे पीटीवी पे कौम से खिताब करना है, वो भी कहता था कि मेरी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दे, मेरी मर्जी का जो है तो निगरान सेटअप लगा दे, मेरी मर्जी का चेयरमैन नैब होना चाहिए, मेरी मर्जी के इलेक्शन नताइज होने चाहिए। ये इनका मसला है, ये इनका बिल्ट इन प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है इख्तियार वली साहब, ठीक है। आपने कहा कोई कमेटी बैठेगी या कोई बातचीत होगी, कोऑर्डिनेशन किसी तरह की हुई है गाड़ियों के इशू के लेके? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हमारे तमाम सूबों में इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, जहाँ पर सबसे बड़ा जो 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 प्रॉब्लम है वो टेररिज्म का है, बैड गवर्नेंस है, माली करप्शन है, बदइंतज़ामी है, ब्यूरोक्रेसी का उसका गलत इस्तेमाल और ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पर करप्ट बना देना, ये सारे वहाँ के बुनियादी मसाइल हैं। जो कबाइली अजला हैं वहाँ पर इन 13 सालों में इनकी हुकूमत में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई कॉलेज नहीं बना, स्कूल नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी, इवन अ सिंगल BHU ये अभी तक नहीं बना सके वहाँ पर। ये सारे मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, हम उसका इदराक करेंगे, जो उनकी ज़रूरत होगी वो हम पूरी करेंगे, लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है ये नहीं चलेगा। और इनकी रेलेवेंसी होनी चाहिए, ये रेलेवेंस होने चाहिए। ये ज़बानी कलामी मीडिया स्टंट मारने के लिए तो वज़ीर आला साहब फरमा देते हैं कि हमें मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं, हमें ऑन बोर्ड लें, फलां काम करें, मशवरे हमें देते हैं, लेकिन जब इनको बोलते हैं कि मीटिंग में आ जाएं तो ये कहते हैं कि मुझे तो इश्क इमरान से की वजह से रात से बुखार वो है, ये मैं कहते तो हैं कि आने से बानी लाचार। PTI से मुलाकात के बाद जो है वो ये तमाम तर फैसले हम करेंगे। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि अफगान मुज़ाकरात पर एतमाद में भी नहीं लिया गया आप लोगों की तरफ से, तो वैसे ये मुलाकात क्यों नहीं हो जाने दी जाती? देखिए, एतमाद में तो आपको तब लेंगे ना जब आप पर्दे से बाहर निकलेंगे। अच्छा, जब आप पर्दे के पीछे चुप कर बैठ कर ना, वही बात के साफ चुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। बाहर तो आइए, मुलाकात तो कीजिए, बात तो कीजिए, हम तो आपको फैसिलिटेट करेंगे। आपके पास इनऑर्गेनिक मैंडेट सही, आप फार्म 1947 की पैदावार ही सही, लेकिन हम अब इस वक्त आप हैं वजीर आला, तो हम आपको चलाना चाहते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन इनको इन बातों से मशरूत मत करें। जो टेररिज्म की बात होती है, जो मुज़ाकरत की बात अफगानिस्तान के साथ होती है, दोहा में जो डायलॉग हुआ, ये कौमी जिम्मेदारियां हैं, और आप इसको अपनी गंदी सियासत के साथ ना जोड़ें कि मेरी मुलाकात हुई है तो मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात भी आपकी हो जाएगी, उसका जो ड्यू प्रोसेस है वो आप अडॉप्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने अभी तक आपकी परफॉर्मेंस ये है कि अभी तक आपने, चाहिए तो ये था ना कि आपने आते साथ एक एक्शन लेना था कि जो 200 अरब रुपए का करप्शन हुआ है सिर्फ एक जिला कोहिस्तान में, आप उसका नोटिस लेते। ये जो हेल्थ कार्ड पे करोड़ों अरबों रुपए रोज निकाले जाते हैं, स्कैम होते हैं, उसका आप नोटिस लेते। चाहिए तो ये कि जो दो साल के लिए 35 और 40 करोड़ रुपए देकर वजीर बने थे, आप उनका एहतसाब करते। चाहिए तो ये कि आप 1 अरब दरख्त के करप्ट किरदारों का उनका नोटिस लेते, आप मालम जबा स्कैंडल का नोटिस लेते। चाहिए तो ये था कि आप आते साथ आप बोलते कि मैंने बिलियन ट्री का मैंने नोटिस ले लिया है और मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये BRT में जितने करप्शन हुए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपने आते साथ किया क्या है? मैं ये समझता हूं कि आपको अभी तक अपनी काबीना बनानी नहीं आती है, आप हुकूमत क्या चलाएंगे? चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, और वो सारे इशू पर बात कर रहे थे। लेट्स सी कि ये मसला जी, जो गाड़ी वाला मसला जिसकी शिकायत की है वज़ीर आला KP ने, वो अब क्या रुख इख्तियार करता है। हमने जी मौसम के हवाले से जिक्र नहीं किया, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा, कल हम बात कर रहे थे, बड़ा डिफरेंट हुआ हुआ है, बेईमान हुआ है। लेकिन मौसम से फिर याद आया कि जी क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और हम ज़्यादा वक्त नहीं हुआ बल्कि अभी भी हम उससे नंबर आज़मा हैं। ज़ाहिर है इतना सारे, आपने देखा पंजाब का एरिया जो है मुतासिर हुआ, और पंजाब की तारीख का जी बदतरीन इससे सैलाब कहा जा रहा है। लोग डिस्प्लेस्ड हुए, माल मवेशी का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, और जैसे कि ज़रई ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो भाई ऐसे में बहुत कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल जी, और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आपको सदर ने बताया कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारी मईशत का GDP का बहुत सा हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी मुल्क की एक बड़ी और मोतबर खाद साज कंपनी है, जो किसानों की तरबियत और खाद के मौसर इस्तेमाल के लिए रहनुमाई फराहम करती है। अब इसका मकसद पैदावार में इजाफा हो और ज़रई तरक्की की हर मुमकिन कोशिश है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए FFC ने कुछ नए माहौल दोस्त खादें मुतारिफ करवाई हैं, और इस हवाले से हम फिर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग मार्केटिंग ज़रई सर्विसेज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अब्दुल जलील जारवार साहब। थैंक यू सो मच जलील साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है किसानों की किस तरह मदद कर रही है कि वो अपनी खदमात सही से अंजाम दे सकें? असल ये कि 1978 में कंपनी वजूद अमल में आई,
तो उस वक्त से ही ज़रूरी खिदमत का भी शोबा कायम किया गया था, क्योंकि हम सिर्फ खादें नहीं बेचते हैं इसमें, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है। उसमें यह कि हमें जो हमारा काश्तकार जो फसलें काश्त कर रहा है उनकी पैदावार भी बढ़ानी है, उनको नो हाउ भी देनी है, क्योंकि देखा जाए हमारा काश्तकार उनकी इल्म जो है वो तालीम याफ्ता कम है, तो इसीलिए हमने वो एग्री सर्विसेज का शोबा भी कायम किया हुआ था। तकरीबन हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेन तो यूरिया है। 1982 में प्रोडक्शन सोना यूरिया के सोना ब्रांड है हमारा, वो दे रहे हैं। यूरिया में 42 लाख टन से ज़्यादा खादें हैं, उसमें इंपोर्ट भी और लोकल मैन्युफैक्चर भी। वो इसको अगर आप बोरियों में कन्वर्ट करें 50 किलो की बोरियों में तो 8 करोड़ 40 लाख बोरियां बन जाती है सालाना, जो कि ये हम दे रहे। यूरिया में हमारा मार्केट शेयर तकरीबन 50% से ज़्यादा है, तो बाकी कंपनियों का 50% के करीब है इसमें। तो इतना हमारा मार्केट शेयर है। हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें सोना यूरिया पिरल छोटे दाने वाला और मोटे दाने वाला होता है उसमें। उसके बाद DAP है जो कि फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है। SOP की जो है वो 2 खादें हैं, MOP और SOP सल्फेट ऑफ पोटाश, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक और बोरान, ये जो कि थोड़ी सी कलील मिकदार में पौधों को ज़रूरत होती है, वो भी हम इंपोर्ट करके वो काश्तकार तक पहुँचाते हैं। अब ये कि जिस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ हमारे यहाँ रोनमा हो रही हैं, और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो ज़रूरत इस अमर की थी कि हम जदीद और बेहतर अफादियत वाली खादें मुतारिफ़ कराएँ। हमारे यहाँ जो नाइट्रोजन यूरिया जो इस्तेमाल होता है उसका तकरीबन 35-40% लॉस हो जाता है अमोनिया की शक्ल में, जिसे हम कहते हैं कि वोलेटिलाइजेशन लॉसेस, यानी जो एक बोरी यूज़ होती है उसके आधे से भी कम फसल को लगती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। तो एक तो मेन तो टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये लॉसेस हो रहे होते हैं जो कि फार्मर को पता नहीं चलता। तो हमने उसकी अफादियत बढ़ाने के लिए कि स्लो रिलीज़ हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को मुयसर हो नाइट्रोजन, इसके लिए हम एक जिंक कोटेड यूरिया मार्केट में ले आए इसमें। एक तो देर पा नाइट्रोजन मिलेगी, ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगी, एक तो वो लॉसेस इसके कम होंगे, हवा में वो कम उड़ेगी, और दूसरी बात है कि इसमें हमने जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी है। जिंक की मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 2 अरब पॉपुलेशन जो है उनमें जिंक की डेफिशिएंसी है, और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो तकरीबन 40% उनमें जिंक की डेफिशिएंसी है। तो ओवरऑल जो डेफिशिएंसी हमारी ज़मीनों में कम होती जा रही है, डेफिशिएंसी होती जा रही है। अच्छा, आपने बच्चों के हवाले से भी बात की, तो जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उसकी अगर हम बात करना चाहें, कौन से ग़िज़ाई अज्जा, फसल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो ग्रोथ होगी सही तो फिर हमें अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। कौन से अज्जा ग़िज़ाई पैदावार जो फसलों की उसे बढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, 16 खुराकी अज़ा होते हैं। पौधों को ज़रूरत होती है अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अमल को, खुराक बनाने के अमल करने, कुछ ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, कुछ थोड़ी सी मिकदार में, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में उनमें जिंक और बोरान इंतहाई अहम है, 2 चीज़ें ये आ गई इसमें। उसके अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं खादों के ज़रिए, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये ज़्यादा हम इस्तेमाल। बाकी हमारी ज़मीनों में कुछ मौजूद हैं, कुछ हवा से, रोशनी से, पानी से मिल रही होती हैं उसमें। तो इन अज्जा में से क्योंकि 85% में जिंक की कमी हो चुकी है हमारी ज़मीनों में, तो इसीलिए अब ये कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है थोड़ी सी मिकदार में ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें जिंक है, जिंक आप 6 किलो हम रिकमेंड करते हैं कि 6 किलो आपने एकड़ पे इस्तेमाल करना है, तो 1 एकड़ पे 6 किलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो इसीलिए उस पर जिंक की कोटिंग की जाए ताकि फर्टिलाइज़र पे वो यूनिफॉर्म उसकी स्प्रेड हो सके, ताकि यकसा तौर पे पौधों को वो मुयस्सर हो सके उसमें। अच्छा, एक बात बताइएगा कि मिट्टी में खादों की कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसमें यह कि पहले तज़्ज़िया अराज़ी की जाए, उसमें वो हम बिला मुआवजा सहूलत दे रहे हैं। जिस तरह से हेल्थ स्क्रीनिंग होती है अपनी ह्यूमन बॉडी की, इस तरह से सॉइल में भी इसी तरह से होती है। तो सॉइल पहले से टेस्ट कर लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज बिला मुआवजा दे रहे हैं, वो आप पहले टेस्ट करा लें। जो भी काश्तकार ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, वो हमारे डीलर्स हैं, वो नज़दीकी हैं, उनसे रब्ता करें, हमसे रब्ता करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिला मुआवजा हमारा नुमाइंदा आ जाएगा, सैंपल ले जाएगा, सॉइल की एनालिसिस करके उनको बता देगा कि जी इसमें किन अज़्ज़ा की, जिस तरह से हमने जिक्र किया 16 खुराकी अज़्ज़ा, किन अज़्ज़ा की कमी है, और बाकी ये जो अज़्ज़ा हैं कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए। ये हो गया सॉइल फर्टिलिटी से। दूसरा सॉइल हेल्थ, अगर सॉइल बीमार है, उसमें कलर है, शोर है, तो उसको ख़त्म करने के लिए किस तरह से, वो भी सॉइल टेस्ट से ही पता लगेगा कि इसमें क्या इस्तेमाल करें हम।
जो हम अपनी ज़मीनों को ठीक कर सकें। क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, हम कहते हैं कि थैंक्स टू मिनरल फर्टिलाइज़र, जो कि ये 50% जो भी प्रोडक्शन हमारी क्रॉप्स की होती है उसमें रोल फर्टिलाइज़र का होता है। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ, खर्चा भी इसमें फर्टिलाइज़र में, जो सबसे ज़्यादा उसमें पैदावार में भी हिस्सा फर्टिलाइज़र का है। तो हमारे काश्तकार को चाहिए कि वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले। और ये जदीद का अपना मैंने फर्टिलाइज़र, उसमें एक जो नीम कोटेड यूरिया के ऊपर हमने नीम के ऑयल की उसमें कोटिंग कर दी, ताकि वो भी जो नाइट्रोजन के लॉसेज हैं वो कम हो और वो डिक्रीज़ हो सकें, और उसमें नाइट्रोजन उसकी देर पा ज़मीन में मौजूदगी रहे ताकि वो फसल को मिल सके। जी, आपने एक चीज़ मेंशन की थी, जिंक कोटेड खाद के हवाले से बात की गई थी, तो एफएफसी ने सोना यूरिया जिंक कोटेड खाद मुतारिफ कराई है। अब भी जो हालिया सैलाब से सूरत हाल बनी है, क्या इस वक्त रिक्वायरमेंट है इसकी? जो ज़मीन की कंडीशन है, क्या चेंजेस आते हैं सैलाब की वजह से? बिल्कुल, ये सैलाब हैं, फ्लड हैं, क्योंकि ये पानी भी आता है, मिट्टी भी आती है, उसकी हम कहते हैं इरोजन, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है, फर्टाइल सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। तो वहाँ पे उन एरियाज़ में ये इस तरह से ये जिंक कोटेड यूरिया हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, या नीम कोटेड यूरिया हो गया, या उसके अलावा ये सोना बोरान DAP है जिसमें बोरान की एडिशन की गई है। तो इन फ्लड एरियाज़ में इन फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमें और भी ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और ये जो फर्टिलाइज़र जो ये इस तरह के हम यूज़ करेंगे, ये स्पेशली टेम्परेचर हमारे यहाँ हाई राइज़ होता जा रहा है ना, टेम्परेचर जितना राइज़ होगा, इन फर्टिलाइज़र की, ये जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र आम जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी अफादियत कम हो जाएगी। इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने से कि इन फर्टिलाइज़र की अफादियत भी बढ़ेगी और प्लांट्स को देर पा जो है वो मुहैया होंगे ये न्यूट्रिएंट्स, और हमारी फसलों की पैदावार ज़्यादा होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, ज़राअत में जिद्दत और किसानों की सहूलतकारी के लिए एफएफसी क्या इकदाम कर रही है? असल ये, क्योंकि हम तो कहते हैं हमारा असल सरमाया काश्तकार ही है। हम सिर्फ फर्टिलाइजर, जिस तरह मैंने जिक्र किया, फर्टिलाइज़र्स बेचते नहीं हैं, उसमें काश्तकार भाइयों को एग्री सर्विसेज भी देते हैं। हमारे ज़राई माहिरीन हैं, वो काश्तकारों की दहलीज तक जाते हैं, वहाँ पर फार्मर गैदरिंग्स हो गई, डेमोस्ट्रेशन प्लाट्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स यूज़ करके उनको फिर बताते हैं कि जी आप अपनी फसलात इस तरह से काश्त करें। हम सिर्फ फर्टिलाइज़र पे जोर नहीं देते, हम कहते हैं जितनी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी है, लैंड प्रिपरेशन से हार्वेस्टिंग तक जो भी है वो हम उनको बताते हैं, ताकि हमारा काश्तकार खुशहाल हो। उसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया कि तज़िया अराज़ी की, पानी और अराज़ी की सहूलत बिला मुआवजा मौजूद है। काश्तकार भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। जी। जब आप उनसे गुजारिश ही कर रहे हैं, तो लास्टली फिर किसान भाइयों के लिए आपका पैगाम क्या है? मैं ये कहूँगा कि हमारे काश्तकार भाइयों के, ये जो हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, उनसे बाखबर रहें, और ये कि उससे किस तरह से हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, किस तरह से उनको, उनके असरात को कम कर सकते हैं। इसीलिए ये जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं या ये हम हैं, उनसे रब्ता करें। और फ़ी एकड़ फसलों, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम अपनी फ़ी एकड़ फसलों की पैदावार बढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो एवरेज यील्ड है और जो पोटेंशियल यील्ड है वो गैप ज़्यादा है। उसको हम ज़्यादा कम करेंगे तो मेरे ख्याल में हम जो है वो खुद कफील हो जाएंगे, जितनी भी हमारी अजनास है उसमें खुद कफील हो। ठीक है, थैंक यू सो मच जलील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर बड़ा अहम टॉपिक है जिससे बहुत कम बात होती है, क्योंकि इस वक्त आप देखें हमारा काश्तकार, हमारा किसान कितना मुतासिर है, और उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल जनाब। अच्छा, जरा आप कुछ बात कर लेते हैं हमारी कुछ कल्चरल सोशल नॉर्म्स की, जो कि हमारे माशरे का हिस्सा हैं, और हम देख रहे हैं कि सदियों से चलती आ रही है, नोबडी क्वेश्चंस इट। तो मैं बात करना चाहूँगा आज कज़न मैरिजेस के हवाले से। दुनिया में आप देखिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ करीबी रिश्तेदार यानी कज़न्स मैरिज के लिहाज से सबसे ज़्यादा शरारा है। सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि अपनी कजन्स के साथ जिन्होंने शादी बचपन में ही तय कर देते हैं, इसकी उससे शादी होगी, उसकी उससे शादी। अब वो भी तो होता है, वो जो एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है, वट्टा सट्टा वाला, वट्टा सट्टा तो एक अलग कहानी है, वो कजन्स के बीच में भी हो जाता है। अच्छा, अब 61% शादियां
खूनी रिश्तेदारों के दरमियान होती हैं और मुहक्किकीन ये बताते हैं कि इस रुझान की बढ़ती वजह मुल्क में गहरे सकाफती और ख़ानदानी रिवायत हैं जो कज़न मैरिजेस की बड़ी वजह हैं। पाकिस्तान के अलावा कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन ममालिक में भी ये पुरानी समाजी रवायात और ख़ानदानी ढांचे की वजह से कज़न मैरिज बहुत आम होती जा रही है। अच्छा, इससे ये अंदाज़ा नहीं है कि जो फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती हैं, ख़ासतौर पर जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं तो बच्चों में जी बहुत सारी हम देखते हैं कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स और माहिरीन ये कहते हैं कि कज़न मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी अवेयरनेस आते आते आएगी, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं जी कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ये आगाही दें कि भाई आप ये इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि बाद में जी आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। जनाब, यहाँ पे हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक और फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आंखें बड़ी नेमत हैं, लेकिन हम जी इसका उतना शुक्र अदा नहीं करते जितनी करनी चाहिए। मैं बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 9th क्लास से ही, बचपन से ही, जब मैं छोटी सी थी मेरी आई साइट गिरी और ऐसी गिरी, मतलब बहुत, मैं नंबर नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मैं ग्लासेस के बगैर, लेंसेज जो कॉन्टेक्ट लेंसेज मैंने पहने हुए, इसके बगैर जी मैं प्रॉपर नहीं देख सकती। तो मुझे बड़ा एहसास होता है इस बात का कि आँखें कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल जी, और आई साइट जो है वो नहीं गिरनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन हमारे कमियां ये है कि चश्मे का नंबर निकालने के लिए अब हम जो है वो क्या करते हैं, हर गली मोहल्ले में कोई भी अगर वहाँ पर कोई डॉक्टर बैठा हो हम वहाँ चले जाते हैं। और वो जनाब अब 2-3 तरीके होते हैं। खैर मैं भी बचपन से ना वो देख रहा हूँ। वो आपने कभी देखे वो जो हट वाला वो जो आता है, ग्रीनरी एंड हट होता है, और वो फिर आपकी नज़र चेक करने के लिए, मतलब वो जो इमेज है ना वो विजुअल्स मेरे दिमाग में जैसे चिस्पा हो गए हैं, मुझे ख्वाबों में भी आते थे। आंखों के चश्मे के सही नंबर का इंतखाब कैसे किया जाए, चश्मे के शीशे की क्वालिटी, लेंस की क्वालिटी कितनी अहमियत की हामिल है, इस अहम इशू को भी हम अक्सर देखते हैं कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर नुकसान जो है वो हमारी नज़र का होता है। आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि उन्हें साफ़ रखा जाए। अगर दूर या करीब से देखने में वक्त पेश आ रहा है तो या एलर्जी की शिकायत हो या फिर ताखीर के बगैर मुस्तनद मौलिद से मुआयना कराएं। अच्छा, असल इशू ये है कि भाई अक्सर बेशतर जी रेकमेंड भी कर देते हैं बहुत सारे, आप ऑप्टिक्स के पास जाएं तो कहते हैं जी आप यूवी रेज ग्लासेस जो हैं वो यूज़ करें, आप फला टिंटेड जो है वो लाइट रिफ्लेक्टिंग, मैं वो मुल्क का नाम ले सकता हूँ, कोरियन जनाब इस्तेमाल कर लें, जर्मन इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे में लोगों को पता होता नहीं है और क्या लोगों को करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर उमैर कदवाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर ज्वाइन करने के लिए। ज़रा हम इशू तो ये ज़ाहिर आंखों का मसला तो है, लेकिन ये जो गली गली जगह जगह इवन जो आई ग्लासेस के फ्रेम आप जहाँ से ख़रीदने जाएँ वो भी आपकी आई टेस्ट करके जी नंबर बता देते हैं, तो ये ठीक प्रैक्टिस है? देखिए, इसके पीछे बहुत अरसे की एक छोटी छोटी सी एक आप कह सकते हैं मैल प्रैक्टिस को प्रमोट किया गया है। आपने देखा होगा कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग को बड़ा प्रमोट किया जाता है। हमारे कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग है, लेकिन एक्चुअली एज एन आई सर्जन या आई कंसल्टेंट हम लोग कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग को उतना अच्छा नहीं समझते जितना मैनुअल टेस्टिंग होती है। और हमारे बच्चे हर जो कंसल्टेंट बनते हैं वो इम्तिहान देते हैं मैनुअल टेस्टिंग का, और मैनुअल टेस्टिंग कंप्यूटराइज टेस्टिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। और वो सबसे अच्छी टेस्टिंग होती है जिससे आप मोस्ट एक्यूरेट नंबर निकलवा सकते हैं। मैनुअल वो जो मिरर में पीछे देखते हैं और वो उसके ऊपर एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि ऐसे करके छोटे छोटे से शीशे लगा रहे होते हैं और वो लाइट के जरिए उसके नंबर चेक कर रहे होते हैं, फिर उन चीज़ों को मुस्तकिल एडजस्ट करते हैं। ये पूरी एडजस्टमेंट में एक अच्छा नंबर निकालने में कम से कम 10 से 20 मिनट लग सकता है। और कंप्यूटर आई टेस्टिंग उसका एक छोटा हल है जो 90% ऑफ द टाइम सही हो सकता है, लेकिन 10% में ऊपर नीचे हो सकता है और आपके नंबर को उतना एक्यूरेट नहीं निकाल सकता। नहीं, बट उसके लिए कोई डिस्टेंस भी तो, कोई ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए। हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में 3-3, 4-4 फुट की दुकानें हैं और उसमें जो है वो मैनुअल आपका आई टेस्टिंग हो रही है और वो फिर उसके बाद नंबर भी दे देते हैं आपको। जी बिल्कुल, वो होता है असल में ये कि वो जो कंप्यूटर आई टेस्टिंग वो मशीन है, वो मशीन आपका नंबर प्रिडिक्ट करके निकाल देती है। वो एक्यूरेट नहीं होता, मोस्ट एक्यूरेट नहीं होता। और आपकी एक शख्स की अपनी एक एक्सेप्टेंस होती है नंबर की, वो इससे ज़्यादा हो सकता है आपका एक्चुअल नंबर हो, लेकिन आपकी दिमाग, आपकी आंख उस नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि आपके नए चश्मे बने, लेकिन वो आपको बहुत ज़ोर दे रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि वो नंबर आपकी आंखों और आपके दिमाग की एक्सेप्टेंस से थोड़ा ज़्यादा ताकत का है।
इसी एक्सेप्टेंस को चेक करने के लिए मैनुअल चेकिंग होती है, जो जैसे मैंने बताया कि 10 से 20 मिनट ले सकती है, जिसमें हम उस नंबर को एडजस्ट करते हैं, बहुत परफेक्ट आपकी सहूलत के लिहाज से बना। 100% एक्यूरेट होना ठीक नहीं है आपके ख्याल में? मतलब अक्सर बेशतर ये भी कहा जाता है जी अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, आप यूज्ड टू हो जाएंगे, इससे पहने रहें ग्लासेस को, ये भी रेकमेंड किया जाता है? जी बिल्कुल, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आमतौर से गलती मेजरमेंट की होती है और इसी वजह से आप खुश नहीं होते हैं उस नंबर से। देखिए, आपके एक्सेप्टेंस आपको उस टेस्टिंग में ही पता चल जाती है। अगर कोई आपके नंबर्स निकाल रहा है और वो 10 से 20 मिनट लगा के आपको बार बार चेक करवाएगा कि देखें इस शीशे को लगा के देखें, इस शीशे को लगा के देखें, ये मैनुअल टेस्टिंग होती है और इससे आपको उसी वक्त एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि नहीं, ये मैं बहुत खुश हूँ, इससे मुझे बहुत सही नज़र आ रहा है, इससे मुझे आँख पे जोर नहीं पड़ रहा है, वो नंबर पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, एक तो 10 से 20 मिनट, मैंने तो आज तक वैसे इतने 7-8 सालों में मेरे पे किसी डॉक्टर ने 10 से 20 मिनट नहीं लगाए मैनुअली नज़र चेक करते हुए। एंड सेकेंडली, चले हम तो फिर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ना कि अब इसमें सही नज़र आ रहा है और इसमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। जो एजड अफराद हैं या फिर जो थोड़ा ज़रा कम तालीम याफ्ता अफराद हैं, अगर हम ये कहें, जब बिल्कुल लास्ट मरहला होता है, जो फाइनल स्टेज होती है, उसमें डॉक्टर कहता है कि अब आप ये पहन के देखें और ये पहन के देखें, किस में आपको बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, एक में बिल्कुल थोड़ा क्लियर विजन होता है, एक में थोड़ा शार्प होता है, एक में हल्का सा ब्लर होता है, एक में थोड़ा आंखों पे जोर पड़ रहा होता है, तो वो लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें कि अब इनमें से मेरे लिए कौन सा सही है? देखिए, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको तो ज़ाहिर है किसी दुकान पे मुआयना कराने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे अस्पताल में जाके मुआयना कराएं, क्योंकि उम्र के साथ साथ एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो हम सबको होनी है, वो है कैटरैक्ट, जो कि एजिंग फिनोमेना है। तो देखिए, हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम कैटरैक्ट सर्जरी को हद दर्जे टालें, और हद दर्जे टालने के लिए अब इसका मकसद ये नहीं है कि मरीज़ की अगर नज़र कमज़ोर है तो उसकी नज़र भी तो अच्छी करनी है, तो आम तौर से उनके चश्मों के नंबर को थोड़ा सा बेहतर किया जाता है, जिससे उनकी नज़र बेहतर हो जाती है और फिर उनके कैटरैक्ट की सर्जरी को करने की ज़रूरत नहीं है, उसको टाला जा सकता है। तो ये इसलिए जो उम्र के हजरात हैं और अगर उनको नज़र की कमी की शिकायत हो रही है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी अस्पताल में जाके अच्छा मुआयना कराएं, ताकि हर तरह से उनका थॉरो एग्जामिनेशन। अच्छा डॉक्टर, मैं एक बात मैं जानना चाह रही थी, अक्सर बेशतर हम एक दफ़ा जाते हैं आई डॉक्टर के पास, वो हमें बता देते हैं आपकी आंखों का ये नंबर है, ये ग्लासेस हैं, फिर हम पता नहीं 10-10 साल 5-5 साल हम जाते हैं जी, वही ग्लासेस दे के, वही कार्ड दे के अब लेंस बनवा लेते हैं और ग्लासेस बनवा लेते हैं। कितने ऐसे में चेकअप कराना चाहिए? देखिए, हर शख्स को साल के अंदर कम से कम चेकअप कराना चाहिए, बच्चों को और फ्रीक्वेंटली, वो स्पेशली वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं उनको तो शायद 6 महीने के अंदर, लेकिन इससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं या 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी कम से कम साल में, या बहुत ज़्यादा है तो 1.5 साल के अंदर अपना मुआयना ज़रूर कराना चाहिए। हमें कोई डिफरेंस ही फील नहीं हो रहा, आंखों में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर, हाँ बोलिए प्लीज़ कंप्लीट। आँख चूँकि थोड़ा सा चेंज होती है हम एज वी ग्रो, तो इसलिए उसके नंबर्स के अंदर को फ़र्क आ सकता है, तो बेहतर होता है कि आप अपने आप को नंबर्स को चेक कराते रहें। और स्पेशली जब आप 35 साल की बड़ी उम्र को पहुंचते हैं तो आपके करीब की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त तो आपको करीब के नज़र को वैसे ही चेक कराना है। 35 में ही हो जाती है? नहीं, 35 में नहीं। कुछ लोगों को 30 से और कुछ लोगों को 40 के बाद भी हो सकती है, तो 35 काइंड ऑफ एन एवरेज। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें अब ये तो हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सारी कर ली कि कैसे अब आप अपना नंबर का तयन करें, कैसे किस डॉक्टर के पास जाना है, मैनुअल कराएं या ऑटो कराएं, डिजिटल कराएं। अब ज़रा आ जाते हैं उस मरहले पे जिससे हम सब बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं, जो लोग ग्लासेस भी यूज़ करते हैं, वो ये है कि अब ये जो आपका लेंस है, ये जो है इसकी क्वालिटी का तयन कैसे किया जाए। आप जब जाते हैं आपके सामने 100 किस्म के वो गोल वाले ऐसे रख दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि जनाब एक में टॉर्च मार के दिखाते हैं, इसमें ब्लू रे आ रही है, इसमें ग्रीन रे आ रही है, एक कोरियन है, एक जर्मन है। अच्छा, वो जिस तरीके से नाम फैंसी होते हैं उस तरीके से कीमत ही बढ़ती जाती है। लास्ट टाइम अच्छा उसके बाद अच्छा एक मज़े की बात ये भी है कि वो फिर डाल के कौन सा दे रहे हैं ये भी आपको पता नहीं चलता, कि जब आपके पास ग्लासेस बन के आ रहे हैं तो कौन से डले हुए ये भी आपको नहीं पता। ये कैसे तयन करें, डिस्टिंग्विश कैसे करें? अच्छा देखिए, एक ये हमारा हमेशा से हमारा एज अ सोसाइटी एक डायलेमा है कि हम लोग बहुत अच्छी ब्रांड की चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बुरी ब्रांड की चीज़ हो वो बहुत बुरी हो, ठीक है। तो पहले तो इस बात को समझ लें कि जो बिल्कुल सस्ती से सस्ती ब्रांड्स भी जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो चश्मे आजकल जो चश्मे चलते हैं वो एक्रिलिक के होते हैं, शीशे के चश्मे अब ख़त्म हो गए क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं। तो नाक पे निशान बनना ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया है क्योंकि बहुत लाइट चश्मे आ गए। तो एक्रिलिक का मटीरियल सभी होते हैं, ठीक है। आजकल प्री फॉर्म्ड नंबर्स आ रहे होते हैं, कस्टमाइज नंबर्स होते हैं, उनको सिर्फ फ्रेम के साथ कट करके उन्होंने लगाना होता है, तो बहुत आसान हो गई ये चीज़ें। पहले तो वो भी बनते थे।
अच्छा देखें, ये सारी चीज़ों में जो भी आप मटेरियल सेलेक्ट करें, आप जो भी ब्रांड सेलेक्ट करें, मैं समझता हूँ कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बहुत बड़ा अल्ट्रा वाइड प्रोटेक्शन कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ ख़ास तरह की टिंटिंग होने की भी कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत नहीं थी। तो इन जनरल पब्लिक के लिए मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप देखें कोई भी ब्रांड ले लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि नंबर सही चेक हुआ होना चाहिए। अगर आपका नंबर सही चेक हुआ है, उसको थॉरली चेक किया गया है, मैन्युअली स्पेशली, तो आपको वो चश्मे भी अच्छे लगेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो सस्ती ब्रांड जो आपको अपेरेंटली दिख रही है वो हो सकता है कि साल के बाद ख़राब हो जाए, उसमें स्क्रैचेस थोड़े से पड़ जाएं सफाई की वजह से, तो थोड़ी महंगी ब्रांड है, वो थोड़ा लंबा अर्सा चले। दैट माइट बी अ चेंज, बट अदरवाइज तो कोई फ़र्क नहीं होता। यानी कि ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ जो है वही अच्छी हो। एक चीज़ और बताइए, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो यूज़ करते हैं, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, कितना अरसे एक कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पोजेबल यूज़ करने चाहिए? आंखों से पानी अक्सर निकलने लगता है, क्या इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स को कुछ चीज़ें बहुत ख़ास दिमाग में रखनी चाहिए। नंबर एक, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसकी सबसे अच्छी वैरायटी जो जिसको समझा जाता है वो डेली डिस्पोजेबल होती है। यानी आपने लगाया और फेंक दिया, लगाया और आपने उसी दिन फेंक दिया। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है वो वेरी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो आप रोज़ फेंक रहे हैं उनको, तो फिर रीयूजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रीयूजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर एक तो ये कि देखें उसकी सफाई बड़ी है, उसको पानी में नहीं धो सकते आप, नल के पानी से नहीं धो सकते, उसका ख़ास सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन की एक्सपायरी डेट वो बहुत दिन तक खुला ना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कई महीनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखें उसको ओवर यूज़ ना करें। आप 8-8, 9-9 घंटे तक ना पहने। आपको पहनना है, आप 6 घंटा पहन लीजिए, 7 घंटा पहन लीजिए, लेकिन उसके बाद आप उतार दीजिए। 9 to 5 हो वो लोग क्या करें? आप उसको ब्रेक दीजिए, कम से कम उतार के बीच में थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक दीजिए। कुछ ड्रॉप्स यूज़ कीजिए लुब्रिकेटिंग के इस दौरान। कुछ चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्यूट नो होती हैं कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स के लिए, वो है कि आप स्विमिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। आप फ्लाइट में नहीं जाए इसको पहन के, लॉन्ग फ्लाइट्स जो होती हैं स्पेशली, ऑक्सीजन की कमी होती है। एक फिजियोलॉजी है इसके पीछे जो कॉम्प्लिकेशन करा सकती है। और अगर आपको कभी भी थोड़ी बहुत भी इरिटेशन इसको पहन के हो रही है तो प्लीज़ इसको उतार दीजिए फ़ौरन से और कुछ ड्रॉप्स लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें। और अगर नहीं बेहतर हो रहा हो फ़ौरन से तो आप इसको फ़ौरन एज सून एज़ पॉसिबल किसी कंसल्टेंट से रिव्यू कीजिए, क्योंकि इसके बहुत छोटी सी इसकी नेग्लिजेंस जो है वो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि डिस्पोजेबल से बेहतर रीयूजेबल जो है लेंसेज वो यूज़ करने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला डिस्पोजेबल आर द बेस्ट, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो रीयूजेबल में बस एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमैर। और आप भी समझ लिया होगा ये सारी चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की गई थी। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से। मेरे लिए डिज़ाइन नहीं की गई, आपके लिए भी। वेलकम बैक जनाब। और हमारे नौजवान कोई भी मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। वादी बुलान के नौजवान पहाड़ों के मुहाफिज बन गए हैं। कोयटा के बाहिम्मत नौजवान हाइकर्स ने हाइकिंग के शौक को माहौलियाती मिशन में बदल दिया और अब वो सिर्फ पहाड़ सर नहीं करते बल्कि उन्हें सरसब्ज करने का बेड़ा भी उठा चुके हैं। और शजरकारी, सफाई, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और बारिश के पानी के ज़खायर बनाने जैसे अमली इक़दाम कर रहे हैं। तो चलें जी, अब उन्हीं से बात कर लेते हैं कि माहौलियाती सफ़र जो है कैसे शुरू हुआ और इतना जिम्मेदारी उन्होंने कैसे उठा ली है। हमारे साथ मौजूद है नौजवान को महमद ताहिर बलोच। ताहिर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा आपको हाइकिंग का शौक हुआ कैसे हुआ, हाइकिंग से फिर आप इस तरफ कैसे आ गए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये जाहिर सी बात है, जो कोयटा का आपको पता है कि चारों तरफ पहाड़ी है। मोस्ट ऑफ द जो माउंटेन्स है वो आउटस्कर्ट्स भी ही मौजूद होती हैं। तो बचपन से ही हमें ये शौक़ हमेशा की तरह से लगा हुआ था। मतलब घर से हम निकलते थे तो शौक़ के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करते थे। तो ये बचपन से ही हमें ये शौक़ लगा हुआ है। लेकिन जो कि एक हाई लेवल पे जो माउंटेनियरिंग का जो शौक़ हमें पड़ा हुआ है वो पिछले 8 से 10 सालों से मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ। हाइकिंग का जो मेरा शौक़ है वो कंटिन्यू है पिछले 8 से 10 सालों से। तो आप हाइकिंग भी करते हैं, शजरकारी मुहिम भी करते हैं, उसके बाद फिर आप पहाड़ों की सफाई भी करते हैं और जंगली जो हयात है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? असल में बात इस तरह है कि हम सबको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है ये एक बर्निंग इशू है, नॉट ओनली इन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, बल्कि एक पूरे वर्ल्ड का इशू है। जो तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह का ख्याल आए कि
दरख्त लगाना हो या सफाई वगैरह करना या शजरकारी मुहिम चलाना, ये मतलब ये ख्याल आना एक नई बात नहीं है। ये हर एक शऊर याफ्ता इंसान को ये ख्याल आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस वजह से हमने एक इंडिविजुअल मेरा काम नहीं है, मैं सब मिल के हमारी एक पूरा टीम है, हम इस पे काम कर रहे हैं, शजरकारी मुहिम चला रहे हैं। उसमें मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं अपने साथ साथ उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। मेरे साथ है संगत मंसूर बलोच और नईम बलोच, असद बलोच और निसार बलोच। ये हमारा एक टीम है, हम शजरकारी वगैरह कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 सालों से हमने चिल्तन का जो पहाड़ है उसमें मैक्सिमम 30 to 40 के बीच में दरख्त वगैरह लगाए हैं। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फिर आपकी टीम भी है, लेकिन आप वैसे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि लोगों का कंट्रीब्यूशन एज सिटीज़न हमें भी ख्याल रखना चाहिए अपने मोहल्लियात का, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, देखिए जिस इंसान में एक शऊर है उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दरख्त लगाए फर्स्ट। अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते हैं, जो दरख्त लगा रहे लाइक मी या मेरा टीम है, हम दरख्त लगा रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट इन अ सेंस इस तरह है कि हमें दरख्त दे दे, उनको लगाना ये सारा हमारा अपना एक ज़िम्मेदारी है, हम उसे अपनी ज़िम्मेदारी के तहत लगाएंगे। हाँ, अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते, आप हाइकर है, अगर आप इस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, जो दरख्त हमने लगाए हैं उन्हें आप पानी दिया करें, या ये काम भी एक अच्छा सिटीज़न के तौर पर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक सिटीज़न इस काम पे करे। क्या खूबसूरत आपने मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच। ताहिर बलोच हमारे साथ एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपने मिशन को इंशाल्लाह आगे। चलिए जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।